तो जहाँ तक डेमोक्रेटिक रिजीम की बात है, बहुत सारी पॉलिटिकल रिजीम्स होती हैं जिनमें कुछ डेमोक्रेटिक होती है और कुछ अनडेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक होती है। और जहाँ तक डेमोक्रेटिक रिजीम की बात है, डेमोक्रेसी में सुनते आए हैं, जिस तरह एक पॉपुलर डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लेकिन इन जनरल जब हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं तो ये वो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसमें लोगों के बीच इक्वालिटी हो, लोगों को फ्रीडम या लिबर्टी हो, जस्टिस हो, और इसके अलावा उनको राइट्स भी हासिल हो। और जहाँ तक ये डेमोक्रेसी में जब उनको ये राइट्स हो, इक्वलिटी हो, जस्टिस या लिबर्टी और फ्रीडम हो, दैट मीन्स जब उनको राइट्स हो तो वहाँ पर यकीनी तौर पर उनको पॉलिटिकल राइट्स भी होंगे। तो जब वहाँ उनको पॉलिटिकल राइट्स भी होते हैं, दैट मीन्स राइट टू वोट। तो इन जनरल जब डेमोक्रेसी को हमने डिफाइन करना होगा तो यहाँ पर इन जनरल अगर एक लेम डेफिनेशन, एक कॉमन सेंस की डेफिनेशन देनी पड़ेगी डेमोक्रेसी के लिए, दैट इज व्हेन पीपल विल बी हैविंग अ चॉइस, अ वोट टू elect or choose their representatives. When people are free to express their view, when people are free to express their view, when people will be enjoying rights, equality, freedom, and justice. So, in short, we can say democracy is right to vote, right to vote. But as far as this word democracy is concerned, it has been derived from ancient Greece, Greek words demos and kratos। आप इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं ये जो डेमोस है वो पावर तो नहीं है, इज इट कंफर्म कि वो पीपल है। अब डेमोस और क्रेटोस से डिराइव हुआ है, टू ग्रीक वर्ड से, डेमोस और क्रेटोस से। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, इनका मतलब है पीपल एंड पावर। तो पीपल और पावर में आर किस में आता है, वो पावर में आता है। डेमोस और क्रेटोस में आर किस में आता है, वो क्रेटोस में आता है। तो जो एंशियंट ग्रीक वर्ड्स है जिसमें डेमोस और क्रेटोस के बीच आर आता है, इसी तरह इनके मकसद में जो इनके मीन्स है, जहां आर आएगा आर क्रेटोस के साथ मिलेगा। जिस तरह डेमोस, इसमें कोई आर नहीं है तो डेमोस का मतलब है पीपल, और जो क्रेटोस है इसमें आर है, इसका मतलब है पावर। तो क्रेटोस और पावर दोनों में आर है। सो इट इज अ शॉर्टकट नॉट टू गेट कंफ्यूज एट द टाइम ऑफ एग्जाम। व्हेन आप ये क्वेश्चन चूज कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ग्रीक वर्ड डेमोस और क्रेटोस है, लेकिन इज इट कंफर्म डेमोस पीपल है? कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना है। तो वहां पर डेमोस में भी आर नहीं है, पीपल में भी आर नहीं है। सो डेमोस स्टैंड्स फॉर पीपल, और जहां तक क्रेटोस की बात है इसमें आर है, तो वहां पावर में भी आर है। सो क्रेटोस इज पावर, सो क्रेटोस इज पावर। सो वी कैन डिफाइन डेमोक्रेसी एज, अगर इसको टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, डेमोस और क्रेटोस से, जिसका मतलब है पीपल एंड पावर रेस्पेक्टिवली, दैट मीन्स पीपल ऑफ पावर, दैट मीन्स पावर ऑफ पीपल। पावर ऑफ पीपल और पीपल इज पावर। और ये लोगों के पास कौन सा पावर होता है? ये लोगों के पास वो पावर होता है when they will be having a right to choose to elect their representatives, when they will be using their will freely, when they are free to express their opinion, their views, etc. When so democracy is the form of government where people will be enjoying rights, liberty, equality, and justice as well. और जहाँ तक बात है डेमोक्रेसी की, जो हम जनरल फीचर्स पढ़ते हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए हैं बोर्ड पे, वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। दोज वेरी फीचर्स तो वो मैंने यहाँ नहीं बताए हैं। इन जनरल मैं उनका रिवाइज करूँगा। जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, जैसे इसमें लिबर्टी इक्वालिटी होती है, इसमें जस्टिस और राइट्स होते हैं, लोगों को राइट्स इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो। और जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट या इम्पार्शियल जुडिशरी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, फ्रीडम ऑफ फोर्थ एस्टेट दैट इज प्रेस मीडिया, इंडिपेंडेंट प्रेस या फ्री मीडिया होता है, पॉपुलर सॉवरेंटी होती है, गवर्नमेंट सॉवरेंटी इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। और वहाँ पर राइट टू वोट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, सो अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है वहाँ पे। इसके अलावा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है वहाँ पे। तो ये वो सारे फीचर्स है जो आते हैं इन जनरल डेमोक्रेसी में, और ये वो फीचर्स है जो आप लोगों ने सुने होंगे या पढ़े होंगे, या आपको ये इन जनरल विदाउट टचिंग दिस वेरी टॉपिक आपको ये पता होंगे कि डेमोक्रेसी में ये फीचर्स होते हैं। दैट्स व्हाई आई हैवंट मेंशन्ड दोज वेरी थिंग्स ऑन द बोर्ड। तो डेमोक्रेसी टू ग्रीक वर्ड से निकली है, डेमोस और क्रेटोस से, जिसका मतलब है पीपल और पावर रेस्पेक्टिवली। सो वी कैन डिफाइन इट इन जनरल, इट इज द पीपल्स पावर। सो राइट टू वोट, वी कैन डिफाइन डेमोक्रेसी एज राइट टू वोट। और जहां तक इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात है जो सर जॉन सीली ने दी है, कि डेमोक्रेसी वो होती है, वो गवर्नमेंट होती है
इन विच एवरीवन हैज़ अ शेयर। ये वो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी जिसमें हर किसी का किरदार या हिस्सा होता है, जिसमें हर किसी का हिस्सा होता है। एवरीबडी हैज़ अ शेयर, एवरीवन हैज़ अ शेयर। तो डेमोक्रेसी के लिए सर जॉन सीली ने डेफिनेशन दी है, और वो बड़ी पॉपुलर डेफिनेशन अब्राहम लिंकन की है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। लेकिन एक और डेफिनेशन है जिसमें हॉल ने दी है, हॉल ने डिफाइन किया है डेमोक्रेसी को। ये वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो रिजीम होती है, वो सिस्टम होता है जहां पर पब्लिक ओपिनियन हैज कंट्रोल। So, according to Hall, democracy is the form of a political regime or political organization in which public opinion has a control, in which public opinion has a control. तो ये जनरल सी बात हुई है डेमोक्रेसी के रिलेटेड, और मोस्ट ऑफ द पीपल आप में से इसको जानते भी होंगे, पता भी होगा। और जहाँ तक डेमोक्रेसी के ओरिजिन की बात है, टू द पॉइंट मैं यहाँ बात करूंगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसके बारे में आप बहुत सारा जानते होंगे। दैट इज़ वाई मैंने इतनी मतलब वो पॉइंट्स लिखे हैं जो मे बी सुने भी होंगे या न्यू होंगे। तो डेमोक्रेसी सबसे पहले सबको पता है एंशियंट ग्रीस में एमर्ज हुई है, जिसको इन पर्टिकुलर कहाँ सिटी, किस सिटी में ये एमर्ज हुई है, एथनिसिटी में एमर्ज हुई है। 6th-4th सेंचुरी बीसी में सबसे पहले ग्रीक में एमर्ज हुई है, जहाँ पर वेल्दी क्लास भी थे और स्लेव्स भी थे। और लेटर ऑन जब एंशियंट ग्रीस से बाहर आती है, अगर इसका ओरिजिन कहीं, तो वो 6th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है, वो रोम में होता है, जहां पर इसको डेमोक्रेसी का नाम नहीं दिया जाता है बल्कि इसको रिपब्लिक का नाम दिया जाता है। और ये रिपब्लिक का नाम क्यों इसको दिया जाता है? क्योंकि वहां पर जो लोग होते हैं, मिनिस्टर्स जो आजकल के होते हैं, वहां पर वो काउंसलर्स होते हैं। तो दे वायर रूलिंग ओवर द पीपल, दे वायर रूलिंग ओवर द पीपल। तो वो रूम में जो डेमोक्रेसी है, इसने कौन सी फॉर्म अख्तियार कर ली? इसने रिपब्लिक फॉर्म अख्तियार कर ली। और रूम के बाद तो एंशियंट ग्रीस, फिर रूम, फिर आती है मिडिल एजेस। तो जहां तक मिडिल एजेस की बात है, ये जो डेमोक्रेसी का ओरिजिन है, ये स्प्रेड होता चला गया, बढ़ता चला गया, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में फैल गया। इन पर्टिकुलर ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस या यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में इसने अख्तियार अच्छी सूरत की, जिसमें इन वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा जो पार्लियामेंट सिस्टम वहाँ एस्टेब्लिश हुआ, वहाँ वो उसको बाइकैमरल रखा गया, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स आता है। इसके अलावा मिडिल एजेस में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे वो रिफॉर्मेशन हो, एनलाइटनमेंट हो, या रिनाइसेंस हो। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। सबसे पहले इंग्लैंड में जो हुआ, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स के लिए कहा गया है। यहाँ एक और पॉइंट है जो ह्यूमन राइट्स के नक्ते निगाह से इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमन राइट्स पे फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड है, कहीं से भी, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से से अगर कोई फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स है, दैट इज मैग्ना कार्टा इन इंग्लैंड, 1215। कभी कभार आप देखेंगे 1212, 1213, 1214। इन पर्टिकुलर इसके लिए जो डेट है वो 1215 है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1212 टू 1215। तो मैग्ना कार्टा इज द फर्स्ट एवर रिटन डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। तो मैग्ना कार्टा ये कहाँ आया? ये इंग्लैंड में आया। इसके अलावा वहाँ इंग्लैंड में ही पिटिशन ऑफ राइट्स आई थी 1628 में। द पिटिशन ऑफ राइट्स इन 1628 इन इंग्लैंड curtailed the absolute power of the kings। तो एब्सोल्यूटिज्म जो है वो वहां पर खत्म होती है टू सम एक्सटेंट ड्यू टू पिटिशन ऑफ राइट्स 1628। उसके बाद वहां पर, जिसको आपको पता है, जॉन लॉक जिसका विटनेस था, दैट वाज ग्लोरियस और ब्लडलेस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड 1688, जहां पर पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को थोड़ी सी मतलब वहाँ तकवीत मिली, या पार्लियामेंट को वहां पर माना गया, पार्लियामेंट को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस वहां मिल गई उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन से। दैट इज 1688। दैट इज आल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा बिल ऑफ राइट्स जो वहां 1689 में भी आ गई। इसके अलावा इसके बाद बहुत सारी चीजें दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हुई, जैसे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 4th ऑफ जुलाई 1776 में होता है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी की प्रिंसिपल्स की बिना पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में। इसके अलावा 1848 यूरोपियन कंट्रीज में रेवोल्यूशन होता है, उसमें ऑस्ट्रिया भी आता है, या वियना जो वहाँ की सिटी है। तो 1848 रेवोल्यूशन भी। और इसके बाद बिगिनिंग ऑफ ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार 1917 बॉल्शेविक रशियन आप सोवियत यूनियन कहें, रशियन कहें, या बॉल्शेविक रिवोल्यूशन कहें, दैट वाज आल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन मिडिल एजेस टुवर्ड्स 19th सेंचुरी। उसके बाद आ जाती है मॉडर्न एजेस की बात। तो जहाँ मॉडर्न एजेस की बात आती है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद या आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, तो बहुत सारी जो कंट्रीज है जिन पे इंपेरियलिस्टिक पावर्स थे यूरोप के, चाहे वो इटालियन थे, फ्रेंच थे, रशियन थे, या ब्रिटिशर्स थे। तो बहुत सारे देश जिन पे इनका इंपेरियलिस्टिक रूल था, बहुत सारे देश
लिबरलाइज हुए, आज़ाद हुए, अफ्रो एशियन कंट्रीज हों या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हों, तो जहाँ जहाँ वो नए नए देश बन गए, तो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है जिसमें खासकर आती है पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, वो बढ़ती गई। और लोगों को जो पॉलिटिकल राइट्स थे, जो सिर्फ पहले महदूद थे मर्दों तक, उसमें पॉलिटिकल या वोटिंग राइट्स इन पर्टिकुलर जो वुमेन्स को नहीं थे। न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री जहाँ वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स मिले, और धीरे धीरे 1900 के बाद ये जो वोटिंग राइट्स है ये वर्ल्ड लेवल पर अडल्ट यूनिवर्सल सफरेज को कहा गया, जिसमें बोथ मेल्स एंड फीमेल्स वर प्रोवाइडेड द वोटिंग राइट्स। तो इंडिविजुअल राइट्स वहां पर मिले, इंडिविजुअल लिबर्टी, चाहे लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, जस्टिस हो, ये सारे राइट्स लोगों को मिलने शुरू हो गए। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक फॉर्म्स थी, इनिशियली बहुत सारे एरियाज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी, और अब मॉडर्न एजेस में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आई है। इसके अलावा जो स्टेट्स आई है वो एज कंपेयर टू अथॉरिटेरियन और एब्सोल्यूटिज्म, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टेट्स राइट नाउ इन द मिडिल एजेस, मॉडर्न एजेस रादर, आर वेलफेयर स्टेट्स, आर वेलफेयर स्टेट्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी के ओरिजिन में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा इस पे बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस है, किसने डेमोक्रेसी के ओरिजिन या क्लासिकल एरा के दौरान कुछ बुक्स लिखी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के एंगल से, दैट आई विल लेटर ऑन शेयर विद यू। इसके अलावा जहाँ तक इन जनरल डेमोक्रेसी के आपको फीचर्स तो पता ही है, लेकिन 3 या 4 इसकी बड़ी अहम प्रिंसिपल्स है, जिसमें रूल ऑफ लॉ आता है, जिसमें पॉपुलर सॉवरेंटी आती है, जिसमें इक्वलिटी भी आती है। तो रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी और पॉपुलर सॉवरेंटी आती है, ये वो चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी के लिए बड़ी अहम है। पॉपुलर सॉवरेंटी, दैट इज द सॉवरेंटी विच बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। ठीक है, एब्सोल्यूट सॉवरेन वहां पर होता है रूलर, बट एज फार एज विल ऑफ द पीपल इज कंसर्न, उसको विल ऑफ द पीपल जो होता है उसका सपोर्ट होता है। तो जहां तक पॉपुलर सॉवरेंटी की बात है, इट इज द सॉवरेंटी बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। तो जो रूलर होता है उसको सपोर्ट होता है लोगों का, तो पब्लिक कंसेंट वहाँ इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है, तब जाके वो रूलर पॉपुलर सॉवरेंटी एंजॉय करता है। इसके अलावा डेमोक्रेसी के एक और प्रिंसिपल है, दैट इज इक्वालिटी। रूल ऑफ लॉ इज देयर, रूल ऑफ लॉ इज देयर। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक होता है डेमोक्रेसी का, व्हेन excellence is ignored. When excellence is ignored in democracy, then it is not democracy, but it is mobocracy. Then it is mobocracy. सो अगेंस्ट डेमोक्रेसी सिंपलिस्टिक क्रिटिक तो आएंगे, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स क्रिटिक ये है जब डेमोक्रेसी की जो भी प्रिंसिपल्स है वो नज़रअंदाज किए जाएंगे, एक्सलेंस इसकी जो है वो इग्नोर की जाएगी, तब वहां पर क्या होता है, डेमोक्रेसी चेंज इनटू, इट इज चेंज इनटू मोबोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज चेंजिंग इनटू मोबोक्रेसी। तो इसकी कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया, जिसमें पॉपुलर सॉवरेंटी बड़ी अहम है, रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी भी अहम है। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिजीम जो है, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं, डेमोक्रेटिक रिजीम की बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं। तो जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी आती है, लिबरल डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो लिबरल डेमोक्रेसी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आती है या मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी होती है उसमें, एक और तो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी, और तीसरी है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मैंने आपको बता दी लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी में आती है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स आती हैं लिबरल डेमोक्रेसी में। लिबरल डेमोक्रेसी में वो चीज़ें आती हैं वेयर पीपल आर एंजॉयिंग द राइट्स। तो अब इसकी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, देखो इंग्लैंड इज नोन एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ पार्लियामेंट इज देयर, वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट जो है इंग्लैंड का, लेकिन वहां पर एक साइड से मोनार्की है। देखो जो इंडियन प्रेसिडेंट है और इंग्लैंड की जो किंग या क्वीन जो भी है, ये सेम है। अब बात यहाँ पर ये है, वहां पर ये हेरिडिटरी होते हैं और इंडिया में हेरिडिटरी नहीं होते हैं। यहाँ पर ये इलेक्टेड होते हैं, और कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। तो जो लिबरल डेमोक्रेसी की कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स है, उनमें आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो इंग्लैंड में है, जो जापान में है और ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज में है। इसके अलावा एक और फॉर्म आती है लिबरल डेमोक्रेसी की जो इंडिया में है, जो अमेरिका में है, या जो आयरलैंड में है, जिसको रिपब्लिक कहा जाता है, जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फॉर्म्स जो लिबरल डेमोक्रेसी की है वो मिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल अगर फ्रांस की बात करेंगे, वहाँ बोथ पार्लियामेंट्री एज वेल एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है। तो वहाँ पर जो सिस्टम है वो मिक्स्ड सिस्टम है। तो मिक्स सिस्टम जो होता है, चाहे वो फ्रांस का हो, रोमानिया का हो, बाकी कंट्रीज का हो,
चाहे वो पार्लियामेंट्री हो या प्रेसिडेंशियल हो। तो वो सेमी होता है, या तो वो सेमी प्रेसिडेंशियल होगा या वो सेमी पार्लियामेंट्री होगा। या श्रीलंका की बात करें या फ्रांस की बात करें, तो ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी में जो रिजीम्स होते हैं वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स लेती है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन इंग्लैंड एटसेट्रा, इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक इन इंडिया, इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल और सेमी पार्लियामेंटेरियल, लाइक फ्रांस, श्रीलंका एटसेट्रा। तो ये वो चीजें होती है, ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स होती है जो डेमोक्रेसी के लिबरल फॉर्म में आती है, लिबरल डेमोक्रेसीज में आती है। उसके अलावा दूसरी जो इसकी फॉर्म है दैट इज मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी। जहां तक मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की बात है, जो डेमोक्रेसी की मेजॉरिटेरियन फॉर्म है दैट इज मेजॉरिटी रूल ऑफ सोसाइटी सिटीजन। तो इसमें जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहती है वो रहती है पॉपुलेशन की, वो रहती है सिटीजन्स की। तो इसमें जो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी होती है उसमें कोई डिसीजन मेकिंग, इसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन वो पब्लिक की रहती है, सिटीजन्स की रहती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा रहता है, चांसेस ऑफ सिविल वार होते हैं यहाँ पर। जो इसका क्रिटिक है मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी का, चांस ऑफ सिविल वार है। दूसरा, चांस ऑफ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी है वहां बड़ा खतरा रहेगा, क्योंकि जेएस मिल ने भी ये बोला था, डेमोक्रेसी के लिए जो बड़ा खतरा है वो है मेजॉरिटेरियन रूल। डेमोक्रेसी के लिए जो डेंजर या बड़ा खतरा है वो है मेजॉरिटेरियनिज्म। तो वही मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी ये है जहां मेजॉरिटी रूल ऑफ सोसाइटी सिटीजन का होता है, उनका कंट्रीब्यूशन रहता है डिसीजन मेकिंग में, उनका कंट्रीब्यूशन रहता है लेजिस्लेशन में या अदर एरियाज या पावर्स में। और जहां तक इसके क्रिटिक या डिसएडवांटेज की बात है वो है चांसेस ऑफ सिविल वार होते हैं यहाँ पर, क्योंकि चांस ऑफ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी होते हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्ट की बात होती है, अगर वो जनरल इंटरेस्ट होगा या तो वो पर्टिकुलर एक मेजॉरिटी का इंटरेस्ट होगा। और जो यहाँ पर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी, माइनॉरिटी में कुछ लोग होंगे, उनके लिए थोड़े से यहाँ पर नेगेटिविटी या पेसिमिज्म रहता है। तो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी जो होती है इसमें मेजॉरिटी रूल ऑफ सोसाइटी सिटीजन्स होता है। इसके अलावा एक और फॉर्म है जो मेजॉरिटेरियन जैसी है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, उसका नाम जो है दैट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज टोटली व्हाट यू स्टडी लास्ट डे। लास्ट डे आपने स्टडी किया था अथॉरिटेरियनिज्म। तो अथॉरिटेरियनिज्म में या तो वो सिंगल पर्सन होगा या फ्यू पर्सन होगा, और दे विल बी एंजॉइंग एब्सोल्यूट पावर either with the consent of the people or without the consent of the people based on force। लेकिन जो यहाँ पर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इट इज टोटली अपोजिट टू अथॉरिटेरियनिज्म। ये टोटली अपोजिट है अथॉरिटेरियनिज्म के, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन होते हैं या मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होते हैं, they are being provided opportunities to contribute towards decision making process। तो decision making process में उनका बड़ा अहम किरदार रहता है, बड़ा अहम रोल रहता है। जो सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, पॉपुलेशन के जो लोग होते हैं पॉपुलेशन में, उनके लिए मौके फराहम किए जाते हैं यहाँ पर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, इन ऑर्डर टू टेक देयर कंट्रीब्यूशन, इन ऑर्डर टू लेट देम मेक देयर एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका बड़ा अहम किरदार रहता है, दैट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज टोटली अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, इट इज टोटली अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म। तो जो डेमोक्रेटिक रिजीम की दो तीन फॉर्म्स हमने देखी है, इसमें जो पहले इनिशियल में आती है वो क्लासिकल डेमोक्रेसी है। लेकिन जो इसके तीन जो मैनिफेस्टेशन हुई है, वन इज लिबरल डेमोक्रेसी, जिसको मैंने बताया बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स लेती हैं, रिजीम्स या सिस्टम्स। दूसरी है मेजॉरिटेरियन, जिसमें जो कभी कभार खतरा रहता है सिविल वार का, और जिसको मिलने इसी मेजॉरिटेरियनिज्म को बोला था डेंजर फॉर द डेमोक्रेसी। तो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी इज सेकंड, एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, दैट इज टोटली अगेंस्ट व्हाट वी स्टडीड अर्लियर, दैट इज अथॉरिटेरियन रिजीम। उसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो जहां तक टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज की बात है, वहां पर दो टाइप्स है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है टाइप्स डेमोक्रेसी के। तो जहां तक डायरेक्ट की बात है, उस डायरेक्ट में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो खुद ओपनली क्या बनाते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, ओपनली वो लेजिस्लेशन करते हैं। और जहां तक डेमोक्रेसी, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात होती है, ये जो लोग होते हैं दे आर एक्सप्रेसिंग देयर विल इन डायरेक्टली, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर विल डायरेक्टली ऑन पब्लिक अफेयर्स। वो पब्लिक अफेयर्स में डायरेक्टली अपना विल इसका इजहार करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, दे असेंबल एट वन प्लेस, वो एक जगह जमा हो जाते हैं, एंड फॉर्मुलेट लॉ इन द मीटिंग। जहां वो जमा हो जाएंगे उस मीटिंग में वो
लेजिस्लेशन करते हैं, कवानीन बनाते हैं। और यहाँ जहाँ तक इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात है, एंशियंट टाइम्स में अगर इंडिया की बात करेंगे तो बुद्धिस्ट पीरियड जो था इंडिया में एमर्ज हो रही थी वाजी संगा में। तो वाजी संगा जो था इंडिया में बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। और करंटली जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये अंडर वर्किंग है, इस वक्त चल रही है। कुछ कंटोन्स, कुछ सिटीज ऑफ, कुछ स्टेट्स ऑफ स्विट्जरलैंड, जिसमें तकरीबन 4 स्टेट्स आती है स्विट्जरलैंड की। तो 4 प्रोविंसेस या 4 कैंटून्स जो स्विट्जरलैंड की है, वहां पर ये करंटली इन यूज है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जहां तक उनके नाम है, वन इज एपेंजल, अनदर इज उरी। तो एपेंजल इज वन, उरी इज वन, ग्लैरस इज 3। एपेंजल, उरी, ग्लैरस। एपेंजल, उरी, ग्लैरस, unterwelden। तो एपेंजल, उरी, ग्लैरस, unterwelden, ये 4 वो प्रोविंसेस है जहां अभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड में। और एंशियंट टाइम में बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान वाजी संगा में इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। और जहां तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात है, इसमें लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अपोजिट में आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो इस वक्त करंटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बाकी कंट्रीज में है। दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और जहां तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है, 4 टेक्निक्स है, 4 डिवाइसेज है इसकी। वन इज रेफरेंडम, अनदर इज इनिशिएटिव, अनदर इज रिकॉल, अनदर इज प्लेबिसाइट, अनदर इज प्लेबिसाइट। और जहां तक ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात है, ये कहाँ चलती है, जहां ओपन असेंबलीज ऑफ पीपल होंगी, जहां मैंने आपको अभी बता दिया कि लोग ओपनली कहीं पर जमा हो जाते हैं और उसी मीटिंग में वो लेजिस्लेट करते हैं। तो जो ये ओपन असेंबलीज होती है, इनको कहा जाता है लैंडस जमिंडी। लैंडस जमिंडी उनको नाम दिया जाता है। और ये जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो यही लैंडस जमिंडी है, जहाँ लोग ओपन असेंबलीज में जमा हो जाते थे। इनको नाम दिया जाता है लैंडस जमिंडी का। और ये इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और फर्स्ट ऐसी असेंबली जिसको हम लैंड जमिंडी कहते हैं, फर्स्ट ऐसी असेंबली अमर्ज हुई थी 1294 में, 1294 में। और जहां तक तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात है, तो इसके 4 डिवाइसेस हैं। वन इज रेफरेंडम, अनदर इज इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट जो है, प्लेबिसाइट जो प्लेबिसटम, ये पीपल्स डिक्री, एंशिएंट वर्ड से निकला है प्लेबिसिटम, पीपल्स डिक्री। इसमें आमतौर पे जाना जाता है पब्लिक ओपिनियन। और जहां तक बात है वो किस पे जाना जाता है, अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, पब्लिक ओपिनियन ऑन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी डिस्प्यूट हो। इस पे जो पब्लिक ओपिनियन जाना जाता है वो पॉलिटिकल मैटर के रिलेटेड होता है। तो जहाँ तक प्लेबिसाइट की बात है, इट इज़ रिलेटेड टू पब्लिक ओपिनियन। और यहाँ पर जो राय जानी जाती है वो लोगों की जानी जाती है ऑन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। और जहाँ तक एक और बात है, मैंने डायरेक्टली प्लेबिसाइट या रिकॉल क्यों छेड़ा, क्योंकि जो रेफरेंडम है और इनिशिएटिव है उनमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। दैट इज वाई आई विल कम टुवर्ड्स देम लेटर। तो प्लेबिसाइट जो है, इसमें पब्लिक ओपिनियन की जरूरत होती है, पब्लिक ओपिनियन फॉर एनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम, फॉर एनी पॉलिटिकल डिस्प्यूट। और दूसरी जो चीज है यहाँ पर, दैट इज रिकॉल, दैट इज रिकॉल। और जहां तक रिकॉल की बात है, कॉल, रिकॉल, किसी को कॉल किया गया है, अब उसको रिकॉल किया गया है। किसी को कॉल किया गया, बुलाया गया है, रिकॉल, वापस बुलाना। अब आप किसी को यहाँ पर वापस बुला रहे हो, कॉलिंग बैक द रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉलिंग बैक द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जो होता है रिकॉल, ये स्पेशल वोट होता है सिटीजन्स का टू रिमूव एन इलेक्टेड ऑफिशियल फ्रॉम हिज और हर पोस्ट बिफोर द रेगुलर टर्म। फॉर एग्जाम्पल, किसी की यहाँ पर 5 साल की रिजीम में 5 साल की टर्म है, 5 साल की टर्म है। तो 5 साल कंप्लीट होने से पहले सिटीजन्स को ये राइट होता है, उनको ये वोट होता है कि वो इस जो रिप्रेजेंटेटिव है इसको वो कॉल बैक करें, इसको वो निकाले 5 साल से पहले ही, चाहे वो कोई भी हो, वहां पर कोई रीजन होता है उसको निकालने का। और जो ये रिकॉल का ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 1/4 स्टेट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स की है, जो वेस्ट में आती है, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में जो 1/4 स्टेट्स है, और उनको कुछ लोकल गवर्नमेंट्स भी है वहां पर। तो या तो 1/4 स्टेट्स ऑफ यूएस हो या कुछ लोकल गवर्नमेंट्स हो, उनको ये रिकॉल ऑप्शन जो है, उनको ये रिकॉल का वोट रहता है। और फर्स्ट रिकॉल जो मैंने मेंशन किया है, जो इनिशिएट किया गया, फर्स्ट रिकॉल मेजर जो है, इसको अडॉप्ट किया गया, इनिशिएट किया गया 1903 में लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में।
तो रिकॉल का मतलब होता है कॉलिंग बैक द रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें स्पेशल वोट होता है सिटीजन्स का, इन पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ एरियाज में, वेस्टर्न एरियाज में इनका, ये जो सिटीजन्स है उनका इसमें वोटिंग राइट होता है। वो क्या करते हैं उससे, दे आर कॉलिंग बैक द रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको उन्होंने चुना है उनको वो कॉल बैक कर सकते हैं बिफोर देयर टर्म, बिफोर देयर फिक्स टर्म। उसका कोई रीजन हो सकता है, उनकी वीकनेस हो सकती है, उनकी इनकैपेबिलिटी हो सकती है, या उनकी मिसबिहेवियर उनका जो है वो भी इसका रीजन हो सकता है। तो ये रिकॉल का ऑप्शन मैंने बता दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव। और जहां तक रेफरेंडम और इनिशिएटिव की बात है, बोथ डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर रिलेटेड टू लॉज। और जहां तक रेफरेंडम की बात है, ये तो या ऑप्शनल होगा या कंपलसरी होगा। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, जो रेफरेंडम है इट इज कंपलसरी। ऑस्ट्रेलिया में जो रेफरेंडम है इट इज कंपलसरी, किसके लिए, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो रेफरेंडम इज रिलेटेड टू लॉज, इट इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट, इट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। या तो ये ऑप्शनल होगा या ये कंपलसरी होगा, लेकिन एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न, जो रेफरेंडम है इट इज कंपलसरी देयर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। और जहां तक बात है इनिशिएटिव की, तो इनिशिएटिव भी रिलेटेड टू लॉज है। और जहां तक इनिशिएटिव की बात है ये भी रिलेटेड टू लॉज। इसमें क्या हो जाता है, इट इज अ मेथड बाय विच लॉज में बी प्रपोज्ड बाय पेटिशन। लॉज इसमें प्रपोज किए जाते हैं बाय पेटिशन, और ये सबमिट किए जाते हैं आइदर टू द लेजिस्लेटिव बॉडी, आइदर टू द लेजिस्लेटिव बॉडी और डायरेक्टली टू द पीपल फॉर द वोट, डायरेक्टली टू द पीपल फॉर द वोट। अगर लोग उसको वोट देते हैं तो वो पेटिशन वहाँ अडॉप्ट होती है, या तो ये लेजिस्लेचर में दी जाती है, या तो ये लेजिस्लेचर में दी जाती है। और जहाँ तक इनिशिएटिव की बात है, इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू लॉज, जिसमें पेटिशन दी जाती है, या तो वो डायरेक्ट हो सकता है या वो इनडायरेक्ट हो सकता है। ये डायरेक्ट तब हो सकता है जब ये डायरेक्टली लोगों को दी जाएगी फॉर वोट। ये डायरेक्ट तब हो सकती है ये इनिशिएटिव जब ये लोगों को डायरेक्टली दी जाएगी, लोगों के बीच डाली जाएगी फॉर वोट। ये इनडायरेक्ट हो सकती है अगर ये पहले वोट के लिए दी जाती है, व्हेन ए मेजर इज पुट टू वोट आफ्टर द लेजिस्लेटिव बॉडीज हैव कंसिडर्ड इट। तो ये डायरेक्ट है अगर ये डायरेक्टली लोगों को दी जाएगी वोट के लिए, लेकिन ये इनडायरेक्ट है अगर ये पहले लेजिस्लेचर में पास की जाती है उसके बाद लोगों के वोट के लिए दी जाती है। और जहां तक इनिशिएटिव की बात है, ये भी या तो कॉन्स्टिट्यूशनल के रिलेटेड कुछ मैटर्स होंगे उनके लिए यूज होती है, या ये ऑर्डिनेंस के लिए यूज हो जाती है, या ये कुछ स्टैटिस्टिक मैटर्स जो होंगे, चाहे वो स्टैटिस्टिक मैटर्स हो, ऑर्डिनेंस या फाइनेंशियल मैटर्स हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो, उनके रिलेटेड यहाँ पर इनिशिएटिव यूज होता है। और जहाँ तक रेफरेंडम की बात है, वो भी ऑप्शनल होता है या कभी कंपलसरी होता है। और जो रेफरेंडम है, या तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो वो वहाँ पर कंपलसरी होता है, वो वहाँ पर कंपलसरी होता है, लेकिन कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए जो रेफरेंडम होता है वो वहाँ पर कंपलसरी होता है। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की चार टेक्निक्स है, चाहे रेफरेंडम की बात हो, इनिशिएटिव की बात हो, रिकॉल की बात हो, या प्लेबिसाइट की बात हो। प्लेबिसाइट यहाँ पर इनसे सेपरेट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। रेफरेंडम और इनिशिएटिव में थोड़ी सी सिमिलरिटीज है क्योंकि बोथ आर रिलेटेड टू लॉज। अब डिफरेंस थोड़ी ये है, इनिशिएटिव जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, और जो रेफरेंडम है वो कंपलसरी या ऑप्शनल होता है, और ऑस्ट्रेलिया में कंपलसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए। और जहां तक इनिशिएटिव की बात है वो भी रिलेटेड टू लॉज है। और इनिशिएटिव जो है वो डायरेक्ट तब होता है व्हेन पेटिशन इज डायरेक्टली पुट टू वोट बाय द पीपल। और ये इनडायरेक्ट तब बन जाती है जब ये इनिशिएटिव, ये पेटिशन फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेचर में डाली जाती है, उसके बाद पुट टू वोट फॉर द पीपल, तब ये इनडायरेक्ट बन जाती है। इसके अलावा तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। और जहाँ तक ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रेफरेंडम और इनिशिएटिव हो गया। प्लेबिसाइट पब्लिक ओपिनियन होता है ऑन एनी पॉलिटिकल डिस्प्यूट और पॉलिटिकल क्वेश्चन। और जहाँ तक रिकॉल की बात है, रिकॉल में कॉलिंग बैक लेजिस्लेचर्स को किया, ये जो लेजिस्लेचर्स है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको किया जाता है। और इसको सबसे पहले इनिशिएट किया गया लॉस एंजल्स, वन ऑफ द अमेरिकन स्टेट, 1903 में। और जहाँ तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो ओपन असेंबलीज में होती है उनको नाम दिया गया था, जो ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी थी ओपन असेंबलीज, उनको नाम दिया गया था लैंड जमेंडी। और फर्स्ट ऐसी असेंबली आई थी 1294 में। तो ये वो चीज़ें हैं जो टेक्निक्स है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस देखेंगे, चाहे टेक्निक्स इसके जो भी हों, अगर इसके हम एडवांटेजेस देखेंगे,
यहाँ पर होती है जो प्रिंसिपल होती है वो पॉपुलर सॉवरेंटी की होती है। क्यों? क्योंकि लोग डायरेक्टली एक जगह जमा हो जाते हैं, मीटिंग फिक्स करते हैं और कवानीन बनाते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं। तो पॉपुलर सॉवरेंटी होती है यहाँ पर। इसके अलावा जो अथॉरिटेरियनिज्म में हम देखते थे, वन मैन रूल और फ्यू पर्सन रूल, वो डेस्पोटिक रूल था। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो सम एज कम्पेयर टू अथॉरिटेरियनिज्म, ये यहाँ पर टोटली अगेंस्ट डेस्पोटिज्म है, टोटली अगेंस्ट डेस्पोटिज्म है। और जब लोग एक जगह ओपनली मीटिंग के लिए जमा हो रहे हैं, वो खुद अपने कवानीन बना रहे हैं, तब वहां पर बड़े कम चांसेस है रिवोल्ट के। तो रिवोल्ट के बड़े कम चांसेस है। और जो ओपन असेंबलीज होती हैं वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल बन जाती है, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल बन जाती है। और लोग जो पार्टिसिपेशन खुद करते हैं डिसीजन मेकिंग में या लेजिस्लेशन में, तो वहां पर पेट्रियाटिक सेंटिमेंट्स प्रमोट हो जाते हैं। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बड़ा फायदा ये है, इट इज pretty successfully functioning in areas where there is less population, where there is less population, और एरियाज भी कम है और पॉपुलेशन भी कम है। तो ये इसके बड़े एडवांटेज है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। और जहां तक इसकी अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे, सबसे पहली बात यह है, बड़े देशों के लिए या बड़ी स्टेट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इसमें बड़ा पैसा लगता है। ये जो ओपन असेंबलीज या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसमें इट इज़ प्रेटी एक्सपेंसिव। और यहाँ पर कभी कभार रॉन्ग जजमेंट भी हो सकता है, कभी कभार रॉन्ग जजमेंट भी हो सकता है। और मॉडर्न डेज में अगर देखेंगे, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। और कभी कभार यहाँ पर सेल्फिश इंटरेस्ट भी प्रमोट हो सकता है। उसके बाद आ जाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को मैंने बताया, जो आजकल है इंडिया में है, पाकिस्तान में है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज में है, जो सिस्टम इस वक्त है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो खुद रूल नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्टिंग, दे आर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू रूल देम। तो जो यहाँ पर सॉवरेंटी रहती है वो लोगों के हाथ में रहती है। और लोग जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, so they are enjoying popular sovereignty because they are having the support of the people, they are having the support of the people। तो मॉडर्न डेज में अगर देखेंगे तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ज़्यादा है, जिसको रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स भी कहा जाता है। और जहाँ तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो वो इस वक्त अगर है कहीं पर, तो स्विट्जरलैंड के 4 कंटोन या 4 स्टेट्स में है। So this was all about डेमोक्रेसीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेमोक्रेटिक रिजीम। और जहाँ तक बात है, परसों हमने पढ़ा था अथॉरिटेरियनिज्म। तो अथॉरिटेरियनिज्म में मैंने आपको बताया था वो एब्सोल्यूट सॉवरेंटी एंजॉय करते हैं। कभी कभार उनको लोगों का सपोर्ट होता है, या कभी कभार बेस्ड ऑन फियर वो होता है। वहाँ एक और रिजीम आती है अथॉरिटेरियन रिजीम में, जिसको हम बोलते हैं पैट्रिमोनियलिज्म। पैट्रिमोनियलिज्म जो होती है, वहां पर जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होती है, अथॉरिटी इज फ्लोइंग डायरेक्टली फ्रॉम द लीडर। अथॉरिटी इज डायरेक्टली फ्लोइंग फ्रॉम द लीडर। वहां पर जो अथॉरिटी फ्लो होती है लीडर से, वहां पर कोई डिफरेंस नहीं होती है पब्लिक और प्राइवेट डोमेन की। और वो जो फॉर्म होती है, वो जो रिजीम होती है, वो होती है पैट्रिमोनियलिज्म, वो होती है पैट्रिमोनियलिज्म। और जो लीडर्स होते हैं इस पैट्रिमोनियल रिजीम में, लीडर की वजह से वहाँ सिस्टम चलता है। और जो वहाँ पर आर्मीज होते हैं, वो लॉयल होते हैं, नॉट टू द नेशन, नॉट टू द स्टेट और सोसाइटी, दे आर लॉयल टू द लीडर, दे आर लॉयल टू द लीडर। तो पैट्रिमोनियल रिजीम्स में ज़्यादा अहमियत नेशन के मुकाबले में लीडर की होती है। और जो लीडर्स होते हैं, दे आर एंजॉइंग एब्सोल्यूट पर्सनल पावर। वहाँ कोई फर्क नहीं है प्राइवेट और पब्लिक डोमेन में, क्योंकि जो अथॉरिटी है, जो पावर्स है, वो डायरेक्टली फ्लो फ्रॉम लीडर करते हैं। और जो आर्मी होती है वो सिंपैथेटिक और लॉयल या फेथफुल होती है टुवर्ड्स द लीडर रादर देन कंट्री, रादर देन कंट्री। तो वो रिजीम जो है उसको बोला जाता है पैट्रिमोनियलिज्म रिजीम, पैट्रिमोनियल रिजीम या पैट्रिमोनियलिज्म रिजीम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिजीम, जिसमें हमने अथॉरिटेरियन रिजीम पढ़ी और इसके अलावा हमने डेमोक्रेटिक रिजीम भी पढ़ी है। इसके बाद आ जाती है फॉर्म्स, चाहे वो फेडरल हो, यूनिटरी हो, पार्लियामेंट्री हो या प्रेसिडेंशियल हो। वी विल डिस्कस देम tomorrow.